देहरादून से खबर है, जहां नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया। इसे महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की अधिक भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की सभी महिलाओं से इस अभियान से जुड़कर अपना समर्थन दर्ज कराने की अपील की है। तो देहरादून से खबर है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महिलाओं से मिस्ड कॉल कर जुड़ने की अपील यहां पर की गई है। तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण अभियान तेज हो गया है। तो बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं से अपील की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक बड़ी पहल देहरादून में की गई है और महिलाओं से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर जुड़ने की अपील भी यहां पर की गई है। को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेकर 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार, जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अप्रैल को सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण यहां पर करेंगे। तो कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण करेंगे। तो इस दौरान वे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनके समस्याएं भी सुनेंगे और मौके पर ही समाधान के प्रयास यहां पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वे स्वयं निरीक्षण कर यहां पर निकले हैं। सरकार का फोकस यात्रा मार्गों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर है, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। तो देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा से पहले सीएम रूट का निरीक्षण करेंगे। रुद्रप्रयाग गुप्त काशी मार्ग का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां तेज कर ली गई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सड़क मार्ग पर से निकलेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे, रूट का निरीक्षण करेंगे। जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुँच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में 2 मई की जनसभा को लेकर आरएलडी की प्रेस वार्ता देहरादून के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की 2 मई को गुरुकुल नारसन के हरजोली गांव में पहली जनसभा आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस जनसभा को लेकर बेहद उत्साहित है और जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव-गांव जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के जरिए कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सके। प्रदेश प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पूरे मेहनत और समर्पण के साथ कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो हमारा एजेंडा है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 मई को गुरुकुल नारसन हरजोली गांव में आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार जिले से हम लोग अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी 2027 की, ताकि हम लोग पार्टी का संगठन मजबूत जब तक हम कर सकें, और इसकी शुरुआत हम उधर से करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी देहरादून में भी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी आएंगे और उनकी सभा को संबोधित करा जाएगा। तो आज मेरा उद्देश्य यही था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेंद्र पंत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे रुपिन चौधरी जी, खेल प्रकोष्ठ सुरेंद्र शर्मा जी, भाई संजय जी, हम सब लोग बैठ के इस बात पे चर्चा करें कि किस तरीके से हमें मजबूती से संगठन को यहाँ खड़ा करना है और रैली की तैयारी कैसे करें। यहाँ से भी टीम बन के जाए उस क्षेत्र में, गांव-गांव घूमें, नुक्कड़ सभाएं करें। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने मंत्री के उस कथन को बचकाना और हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने वन्यजीव हमलों के लिए महिलाओं के जंगल में लकड़ी लेने जाने को मुख्य कारण बताया था। उन्होंने कहा कि यदि उज्ज्वला योजना प्रभावी रूप से सफल होती तो आज भी महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए जंगलों में नहीं जाना पड़ता और न ही वे जान जोखिम में डालती। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह बयान पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाता है और सरकार की नाकामी को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है, जिसे इस तरह टालना सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देगी। नगर निगम देहरादून में जनगणना प्रक्रिया को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त नमामि बंसल ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से इस बार नागरिकों को स्वयं गणना की यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस डिजिटल प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे जनगणना कार्य तेज और सरल हो सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक कार्य को गति देगी, बल्कि नागरिकों के लिए भी बेहद सुविधाजनक होगी। और अब खबर लोहाघाट से है, जहां लोहाघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूकेडी ने वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरे काशी सिंह एरी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। जिला प्रभारी प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट पहुंचने पर एरी का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। प्रेस वार्ता में काशी सिंह एरी ने कहा कि 2027 में जनता के सहयोग से यूकेडी प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी गैरसैंण को अस्थायी राजधानी, मूल निवास और जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। तो यूकेडी ने काशी सिंह एरी को मुख्यमंत्री का
चेहरा बनाया है। लोहाघाट में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो काशी सिंह एरी यूकेडी के मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर बने हैं और लोहाघाट में एरी का जोरदार स्वागत किया गया है। माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, एडमिशन फीस और मासिक शुल्क में मनमानी के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार इन स्कूलों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि अभिभावकों पर बोझ पड़ रहा है। पुलिस ने उन्हें आवास के पास जाने से रोका। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री से स्कूल फीस और अन्य मुद्दों पर सवाल भी पूछे गए। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है और अभिभावक सरकार से उचित नियंत्रण की यहां पर मांग कर रहे हैं। तो अभिभावकों की फीस वृद्धि को लेकर शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया गया। महिला कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव किया है। निजी स्कूलों में फीस को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इनका एक मांग है कि शिक्षक की फीस कम करो। अब कैसे कम करें? ये सवाल हुआ, कोई सवाल पूछो, हमसे पूछो कि सुबह कितने बजे उठते हैं, आप जेब में कौन सी कंघी रखते हो, रुमाल कौन सी रखते हो, ये सवाल है। ये कोई सवाल है कि पढ़ाई शिक्षा क्या है? ये इसलिए यही बेवकूफी सवाल है, ये बेकार सवाल है, इसे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। फीस लेके कमीशन तो चाहिए ना। जब हम चुनाव लड़ते तो हमारे पास तो है कि नहीं, चुनाव लड़ते तो ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं। इसलिए हमारे साथ बाद में हम क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है हमारी, हम खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा गई है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। किताबें कॉपी आपने कंपलसरी कर दी कि स्कूल मैनेजमेंट से ही लेनी है, और जो किताबें कभी 2000-3000 की आती है वो 7-8 की इसका स्कूल मैनेजमेंट बेच रहा है। ड्रेस महंगी बेच रहा है और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल इस सरकार का नहीं है, क्योंकि ये कमीशन खोरी है। उनके पास शिक्षा के नाम पे उनके पास कमीशन जा रहा है और वो बच्चों को उसके वजह से बच्चों को और बच्चों के माता पिता को हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। खासतौर पे उत्तराखंड में शिक्षा। ऋषिकेश में आगामी चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ट्रांजिट कैंप में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी समित बंसल ने की है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में महत्वपूर्ण बैठक जिला अधिकारी समित बंसल ने बैठक ली है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। T-2 जो हमारी यात्रा शुरू हुई है उससे 2 दिन पहले तक ये सभी व्यवस्थाएं इंश्योर करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एंड वी आर होपफुल के एवरी कार्मिक विल आल्सो ज्वाइन देयर assume their duty at their allotted places और we will be in a good position to welcome our people. हमारा T-2 जो हमारी यात्रा शुरू हुई है उससे 2 दिन पहले तक ये सभी व्यवस्थाएं इंश्योर करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एंड वी आर होपफुल के every karmic will also join their assume their duty at their allotted places और we will be in a good position to welcome our people. हमारा T-2 जो हमारी यात्रा शुरू हुई है उससे 2 दिन पहले तक ये सभी व्यवस्थाएं इंश्योर करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एंड वी आर
और अब उधम सिंह नगर से खबर है, जहां उधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली बाजपुर पुलिस ने लेवड़ा नदी तिराहे के पास सघन चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे 2 व्यक्तियों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से लगभग 3 किलोग्राम गांजा, 3 अवैध और 315 बोर, तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैरान अंसारी और मोहम्मद अबूजर के रूप में यहां पर हुई है, जो रामनगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई जारी है, जिसमें उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा पिछले 2 महीने से लगातार आर्म्स तस्कर तथा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल दिनांक 14 अप्रैल को बाजपुर क्षेत्रांतर्गत दीनदयाल पार्क के नजीक जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से 2.5 किलो से भी ज्यादा गांजा, 3 अवैध 315 बोर के तमंचे और 2 अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर पाए गए। इन दोनों का नाम सैरान अंसारी और अबूजार है, जो रामनगर नैनीताल जिले के रहने वाले हैं, जो दोनों ही 20 से 22 साल की उम्र के लड़के हैं, नौजवान हैं, जिनको अरेस्ट पुलिस ने किया है। उसमें एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे युवक की तलाश पूरी हो गई है। तो मस्तराम घाट के पास डूबे व्यक्ति की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर चलाए गए अभियान के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान सूरज सिंह निवासी अल्मोड़ा के रूप में हुई है। एसडीआरएफ ने शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब पौड़ी के श्रीनगर से खबर है, जहां आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 15 अप्रैल 2026 को श्रीनगर में एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही मौसम, मार्ग स्थिति और यात्रियों की संख्या की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर यहां जोर दिया गया। एडीजी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ अतिथि देवो भव की भावना से मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मेडिकल और रेस्क्यू टीमों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो श्रीनगर के से खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने पर यहां जोर दिया गया है। यात्रियों के साथ अतिथि देवो भव के साथ उनसे मधुर व्यवहार करने की अपील की गई है। बैठक में सुरक्षा और सुगम यातायात पर मुख्य फोकस रहा है। तो श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर बैठक हुई है। समीक्षा बैठक यहां पर की गई है।
चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग से लाई तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। उसी तर्ज पर धुरंधर धामी का इस रुद्रप्रयाग के प्रति एक भावनात्मक लगाव है और उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत मैं खुद आपके सामने यहाँ पर हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था 2000, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ था, तो मैंने उस दिन कहा था कि अब मेरी कोई आकांक्षा शेष नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में जो मेरे मित्र कहते थे कि मेरे हाथों में वो लकीर नहीं है जो किसी को विधानसभा तक ले जाती है, तो मैंने स्वीकार कर लिया था कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो बार मुझे टिकट देकर के उत्तराखंड की विधानसभा में आप लोगों ने भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस रुद्रप्रयाग जनपद का भी ये पहला मौका है जब रुद्रप्रयाग जनपद से कोई किसी भी उत्तराखंड की, क्या मेरे ख्याल से पहली बार कोई उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग का निवासी जो है वो मंत्री बना है। आज तक जितने भी मंत्री कहने को तो रुद्रप्रयाग विधानसभा में सिर्फ मैं ही था जो मंत्री नहीं था, मुझसे पहले जितने भी थे यहाँ वो मंत्री ही थे, चाहे वो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल रहे हो, चाहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे हो, चाहे माधव सिंह कंडारी जी रहे हो, चाहे हरक सिंह रावत जी रहे हो, सारे इस रुद्रप्रयाग विधानसभा से, क्योंकि पूरी तो नहीं लेकिन रुद्रप्रयाग विधानसभा को कुछ हिस्सा उसमें था, तो पहली बार रुद्रप्रयाग के लोगों को आपने सौगात दी है। मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरी आने वाली संतति तो आपकी आभारी रहेगी ही, लेकिन ये रुद्रप्रयाग जिला भी आपका आभारी रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं आपने मुझसे रखी हैं उनको, बेशक उम्र में मैं आपसे बड़ा हूँ, लेकिन आपका विजन, आपका की सोच बहुत बड़ी है। इस बात को मैंने इस 4-4.5 साल के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि लगभग 4.5 दशक का मेरा सार्वजनिक जीवन है और इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इन 4.5 दशकों में उत्तराखंड के लगभग सभी बड़े नेताओं से के सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला। ये बात अलग है कि बाद में उन्हीं के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, जिनमें डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी भी थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी थे। मैं, आप सब लोग जानते हैं कि 30 साल तक, 30 वर्षों तक माननीय सतपाल जी महाराज को हम प्रमोट करते रहे। और एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी, लोगों ने सब अपने अपने आदमियों को एडजस्ट कर दिया है, आप मुझको कब एडजस्ट करेंगे? या क्या आप हमेशा मुझसे यही उम्मीद करते रहेंगे कि मैं आपको एडजस्ट करता रहूं?